स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केजीएस खान सर का 72वें बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल टॉपिक वाइज एमसीक्यू। और ये सेट नंबर फर्स्ट होने वाला है। तो जितना भी विजेता बैच 3.0 का है ये एमसीक्यू ये सेट नंबर फर्स्ट होने वाला है। तो इसका पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज को पूरा देखिए, एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी के एक प्राचीन मंदिर की ईंट की दीवार पर रामायण के दृश्यों को दर्शाने वाले प्लास्टर पैनल पाए गए हैं। ये कहाँ से पाया गया है? तो ये पाया गया भोजपुर में, कुल्हड़िया से। कहाँ से? और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुल्हड़िया भोजपुर में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सन 1861 ईस्वी में बिहार के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की पहचान किसने की और बोध गया में स्थित बौद्ध मंदिर में ग्रेनाइट की रेलिंग की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, किसने? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान बिहार में नवपाषाण काल से संबंधित है? तो बिहार में जो नवपाषाण काल से है तो चेचर है वैशाली का, चिरांद सारण का, सेनुवार रोहतास का और तारडी गया का, यानी 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में पुरापाषाण काल से संबंधित मानव बस्ती के सबसे पुराने साक्ष्य प्रस्तुत करने वाली जेठियन घाटी किस जिले में स्थित है? तो जेठियन घाटी जो स्थित है ये स्थित है गया में। कहाँ पे स्थित है जेठियन घाटी? तो गया में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो ऋग्वेद में बिहार के लिए किया गया था संबंधित कौन सा वर्ड? तो कीकट। कीकट मतलब निम्न जाति के लोग, और अथर्ववेद में वात्र, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार के इतिहास से संबंधित शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? गलत कथन को चुनने के लिए कह रहा है। तो पहला कथन है कि पाल वंश द्वारा जारी किए गए कई भूमि अनुदान सहरसा, भागलपुर, मुंगेर और पटना जिले में पाए गए। बिल्कुल सही है। भागलपुर का त्राम पत्र नारायण पाल द्वारा जारी किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि दक्षिण बिहार में बड़ी संख्या में सेन अभिलेख पाए गए हैं, तो ये गलत है। दक्षिण बिहार में नहीं बल्कि कहाँ पाया गया था? तो पूर्वी बिहार में पाया गया था। तो पूछा गलत कथन, तो ऑप्शन सी ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गलत कथन। ठीक है, और ऑप्शन डी है मनेर की गढ़वाल पट्टिका पटना जिले की राजस्व व्यवस्था का वर्णन करती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फ्लोइंग। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसमें पूछ रहा महाजनपद एक तरफ है और दूसरी तरफ राजधानी। तो अंग का चंपा, मगध का राजगिरी, वज्जी का क्या हो जाएगा? तो वज्जी का हो जाएगा वैशाली, और मल्ल का कुशीनगर, यानी ए का 3 यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बी का 4 भी है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्राचीन ग्रंथों में बिहार की किस नदी को सदानीरा कहा गया है? तो सदानीरा कहा गया गंडक को, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंडक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि भगवान बुद्ध ने अनोमिया नामक स्थान पर किस नदी के तट पर परवज्या यानी संन्यास ग्रहण की थी? तो ऑप्शन है गंगा, नारायणी, निरंजना या फिर अनोमा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनोमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भगवान बुद्ध और बौद्ध संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और पूछ रहा कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि बिंबिसार ने राजगिरी में बुद्ध को बेनुबन बिहार दान में दिया था, ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है कि महाप्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि बुद्ध ने अपने शिष्य और चचेरे भाई देवदत्त के अनुरोध पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की, तो ये कथन गलत है। चचेरे भाई देवदत्त नहीं बल्कि आनंद के कहने पर किया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी केवल 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ है बौद्ध परिषद, दूसरी तरफ है अध्यक्षता। तो जो प्रथम बौद्ध परिषद है ये हुआ था कब? 483 में राजगिरी में हुआ था। तो इसका
अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध परिषद ये हुआ था 383 सभा कमी की अध्यक्षता में। तृतीय बौद्ध परिषद ये हुआ था किसके? तो मोगलीपुत्र जिसके समय में 250 ईसा पूर्व। और चतुर्थ यानी चौथी बौद्ध परिषद ये हुआ था वसुमित्र की अध्यक्षता में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 यानी ऑप्शन नंबर दिया हुआ ए में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा जो कथित तौर पर पास की कौवा डोल पहाड़ी पर स्थित प्रतिमा से भी बड़ी है, तथा बनवड़िया गांव के निकट किस नदी के तट पर उत्खनित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फल्गु नदी यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा नदी है? फल्गु। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डुंगेश्वरी गुफा मंदिर जहां माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने बोध गया जाने से पहले 6 वर्षों तक ध्यान किया था, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है अभी कथन दिया हुआ है कि जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के बीच विभाजन मगध में प्रयाकाल के दौरान उत्पन्न हुए मतभेदों से जुड़ा था। तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है। दूसरा कारण क्या कि अकाल के दौरान भद्रबाहु के नेतृत्व वाला वह समूह जो मगध में ही रहा उसने अपेक्षाकृत अधिक शिथिल रवैया अपनाया और श्वेत वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये जो कथन है ये गलत है, यानी कारण जो है गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है जैन स्थल, दूसरी तरफ है जिला। चलिए देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लछुआर मंदिर तो ये कहाँ है? तो जमुई में। कहाँ है? तो जमुई। ठीक है। मणियार मठ, तो मठ जो होगा ये कहाँ होगा? नालंदा। मसाद जैन मंदिर ये कहाँ है? तो भोजपुर में। चंपापुरी वासुपूज जिनालय तो ये कहाँ है? तो ये भागलपुर में। और बावन पोखर जैन मंदिर वैशाली। ठीक है, बावन पोखर जैन मंदिर वैशाली। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 5 यानी और बी का 2 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वर्तमान बिहार के भागलपुर जिले के चंपापुरी में किस जैन तीर्थंकर के निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया? किस जैन तीर्थंकर ने निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया? तो राइट आंसर हो जाएगा वसुपूज जो कि 12वें जैन तीर्थंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अभी कथन दिया हुआ है कि महावीर ने गोशाल मस्करी पुत्र के नियतिवाद के सिद्धांत का समर्थन किया। तो ये कथन गलत है। कारण है कि गोशाल मस्करी पुत्र द्वारा यानी मखलीपुत्र गोशाल द्वारा स्थापित आजीवक संप्रदाय का मानना था कि सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित होती है और मानवीय प्रयास व्यर्थ है। तो ये कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि पुराणों के अनुसार मगध के बृहदत्त वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर बसुमती हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी, जो पहले राजगिरी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिंबिसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? किसके बारे में पूछ रहा है? तो बिंबिसार के बारे में पूछ रहा है। कौन सा कथन इसमें सही दिया हुआ है? तो पहला कथन है कि उसने अंगराज के शासक को पराजित करके उसे मगध में मिला लिया। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि उसने लिच्छवी सरदार चेटक की पुत्री चेलन्ना से विवाह किया था। ये भी सही है। उसने गंधार के शासक पुष्काराश्रीन के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे। ये भी सही है। चौथा है कि उसने राजगिरी के पास स्थित बेनुवन भूमि जो है गौतम बुद्ध को उपहार में दे दी थी। ये भी बिल्कुल सही है। पांचवा है कि बिंबिसार ने प्रश्नजीत को हराया और कौशल को मगध में मिला लिया। ये कथन गलत है। तो सही क्या है? 1, 2, 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि बिंबिसार ने अपने प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किस राज्य के शासक के इलाज के लिए भेजा था? तो अवंती के राजा चंद्र प्रघोत के इलाज के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 21 है अश्वघोष ने किस ग्रंथ में बिंबिसार को हर्यक वंश का वंशज बताया? तो अश्वघोष किसमें? तो बुद्ध चरित में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अजात शत्रु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है?
तो पहला कथन है उसने अवंती के राजा चंद्रप्रघोत के आक्रमण के भय से अपनी राजधानी को दुर्गीकृत किया, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है उसने प्रसेनजीत की बेटी से शादी करने के बाद उसके साथ सुलह समझौता कर लिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है उसने लिच्छवियों के बीच फूट डालने के लिए अपने मंत्री वस्कार को भेजा, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा कथन है कि उसने गंगा नदी के किनारे पाटिल गांव के पास एक किला बनवाया, ये भी बिल्कुल सही है। पांचवा कथन है चेटक ने अजात शत्रु के विरुद्ध गणतांत्रिक कुलों का एक संघ संगठित किया, तो ये कथन भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3 और 4, 5 सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि उद्यन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि उन्होंने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा एक उद्यन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो ये कथन गलत है, जैन धर्म के अनुयायी था। किस धर्म का, तो जैन धर्म का, तो 2 कथन गलत हो गया, दूसरा कथन गलत। तीसरा कथन है उन्होंने पाटलिपुत्र नदी के मध्य में एक जैन चैत्यगृह का निर्माण कराया, तो ये कथन बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है कि काली का अंश सर्व छत्रांतक द्वितीय परशुराम और भार्गव उपाधियां किस शासक से संबंधित हैं। तो ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद या फिर घनानंद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 25 है कि महापद्म नंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए इसे ऊपर कर लेते हैं, तो उसके बाद विचार करते हैं कथन पर। तो पहला कथन है कि उसने उनके शासनकाल के दौरान मगध साम्राज्य उत्तर पश्चिम में सतलुज और ब्यास नदियों तक फैला हुआ था और इसमें पूर्वी राजस्थान भी शामिल था, कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि उन्होंने ओडिशा पर विजय प्राप्त की, कलिंग को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया और वहां नहरों का निर्माण करवाया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है सिकंदर महान ने लगभग 326 ईसा पूर्व किस शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 कि शिशुनाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पूछ रहा कौन सा कथन सही है। पहला कथन है शिशुनाग ने अपनी राजधानी गिरिवज में स्थापित की, तो ये कथन गलत है। गिरिवज से राजधानी स्थानांतरित होने के बाद पाटलिपुत्र बाद में उसकी वास्तविक राजधानी बन गई, तो ये कथन भी बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो गिरिवज ने स्थापित नहीं किया था बल्कि वैशाली में। कहाँ पे, तो वैशाली। तो दोनों गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिच्छवी प्रशासन के संबंध में सही नहीं है। क्या पूछ रहा है, सही नहीं। तो पहला कथन है कि कबीले के मुखिया का चुनाव संभवतः एक निश्चित अवधि के लिए होता था और उसे एक कार्यकारी परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है लिच्छवी सभा के प्रत्येक सदस्य को राजा कहा जाता था, तो ये कथन गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि गलत दिया हुआ है। सी कह रहा है कि लिच्छवी संविधान में मतपत्र द्वारा मतदान और जटिल प्रश्नों को समितियों को सौंपने का प्रावधान था, बिल्कुल सही कथन है। किताब पावे निपोथका एक ऐसी पुस्तक थी जिसका उपयोग सभा की बहसों और प्रस्तावों की कार्रवाई को दर्ज करने के लिए किया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। गलत कथन कौन है, बी, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है किस शासक ने मगध की राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन दिया हुआ है शिशुनाग, कलाशोक, महापद्मनम या फिर उज्जैन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है कि सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम और मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय किस मौर्य राजा के दरबार में राजदूत थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अशोक नाम के उल्लेख से संबंधित निम्नलिखित शिलालेखों पर विचार करें। तो पूछ रहा है किसमें अशोक का नाम उल्लेख है। पहला है मौस्की शिलालेख, गुर्जरा शिलालेख, नैतुर शिलालेख या फिर उदय गोलम शिलालेख।
तो ये सब में दिया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 ये सभी में अशोक नाम का उल्लेख है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ प्रांत है, दूसरी तरफ राजधानी। अवंती का उज्जैनी हो जाएगा, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, प्राची का क्या हो जाएगा, कलिंग का तोसली और प्राची का पाटलिपुत्र। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कहता है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और कराधान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन जो इसमें से सही नहीं दिया गया है। तो पहला कथन है अर्थशास्त्र में कृषि, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य को सामूहिक रूप से वार्ता कहा जाता था। तो बिल्कुल सही कथन है। मौर्य काल में कर की मानक दर उपज का 1/6 हिस्सा थी। ये भी कथन बिल्कुल सही है। हिरन एक प्रकार सिंचाई कर था जो किसानों से वस्तु के रूप में वसूला जाता था। ये गलत है, सी कथन गलत है। डी है आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लगाया गया था। ये सही है। तो पूछ रहा गलत कथन, तो ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था ऑप्शन नंबर डी बृहदत्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के बीच वैवाहिक संबंध का विस्तृत विवरण किसने दिया था। तो ऑप्शन है मेगास्थनीज, प्लूटार्क, एपियानस या फिर जस्टिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेगास्थनीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किन कारणों को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बताया गया। तो चलिए पर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला कह रहा है कि अशोक की शांति और अहिंसा की नीति, बिल्कुल सही है। अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आए, ये भी सही है। अशोक के बाद अत्यधिक उदारता के कारण आर्थिक कठिनाइयों उत्पन्न हुई, ये भी सही है। प्रशासन में अत्यधिक विकेंद्रीकरण, ये भी सही है। तो मौर्य शासकों पर विदेशी प्रभाव बढ़ता जा रहा था, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 37। कौटिल्य और अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक ग्रंथ है जो राज्य प्रशासन के तरीकों को निर्धारित करता है, ना कि किसी वास्तविक राज्य का वर्णन करता है। तो ये जो कथन है बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा कथन है कि अर्थशास्त्र में लगभग 6000 सूत्र हैं जो 15 पुस्तकों, 150 अध्यायों और 180 खंडों में विभाजित है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि अर्थशास्त्र के 9 से 14 खंड मुख्य रूप से रक्षा, युद्ध और युद्ध कला से संबंधित है। ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कौटिल्य के अनुसार राजा के सलाहकार के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन है सैसिव, उपरिक, विषयपति या फिर महादंडनायक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैसिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 है कि पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है। तो पहला कथन है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन एक गहरी खाई और लकड़ी की चहार दीवारी से घिरा हुआ बताया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने बताया कि शहर का प्रशासन 6 बोर्डों के माध्यम से कार्य करता था जिनमें से प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की लंबाई लगभग 9.33 मील और चौड़ाई 1.75 मील बताई थी, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा कथन है कि उन्होंने उल्लेख किया कि पाटलिपुत्र शहर ऊंचे चट्टानी भूभाग पर स्थित था जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ये कथन गलत है, ठीक है। 1, 2 और 3 सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 40। कहता बदाथी का कुंभा, बापिया का कुंभा और गोपी का कुंभा नामक गुफाएं बिहार की किस पहाड़ी से संबंधित हैं। तो ये किस पहाड़ी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुनी पहाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी, जहानाबाद। कहाँ स्थित है, जहानाबाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41। बराबर की गुफाओं के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें बराबर की गुफाओं के संबंध में। चलिए पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा इसमें से सही आने वाला है। पूछा कथन सही कि बराबर गुफाओं में लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, विश्वकर्मा गुफा और कर्ण चौपार गुफा शामिल है। ये कथन बिल्कुल सही है। ये गुफाएं एकाशम ग्रेनाइट चट्टान को काटकर बनाई गई है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बराबर गुफाओं का निर्माण सम्राट दशरथ मौर्य ने आजीवक तपस्वियों के उपयोग के लिए करवाया था। ठीक है, तो ये जो कथन है ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है, क्योंकि आजीवकों के लिए करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पुष्यमित्र शुंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। किसके बारे में पूछ रहा है? पुष्यमित्र शुंग के संबंध में। तो पहला कथन है कि पुष्यमित्र के शासनकाल के दौरान विदिशा भी साम्राज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। उनके पुत्र अग्निमित्र ने विदिशा में कुमारा मात्र यानी शाही प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह भी बिल्कुल सही है। कथा मालविका निमित्रम के रचयिता कालिदास पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, तो ये गलत है, ये कथन गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ड्रेमेटियस प्रथम और मेनांडर प्रथम जैसे शासकों के नेतृत्व में यवनों यानी इंडो ग्रीक ने मुख्य रूप से किस शासक के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में किया? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बिहार में किस स्थान पर खुदाई के दौरान मथुरा के लाल बलुआ पत्थर में टेराकोटा के अवशेष मिले हैं, जिनमें कुषाण कालीन विशेषताओं और पोशाक को दर्शाया गया है? तो ऑप्शन है वैशाली, कुम्भहार, राजगीर या फिर चिरौंद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुम्भहार। कहाँ हो जाएगा? कुम्भहार। क्वेश्चन नंबर 45 कहता बिहार में गुप्त प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है गुप्त काल के दौरान तिराभुक्ति उत्तरी बिहार के क्षेत्र के समान था, बिल्कुल सही है। मगध भुक्ति गुप्त अभिलेखों में उल्लेखित प्रांतीय विभाजनों में से एक था, ये भी बिल्कुल सही है। भुक्तियों का शासन करने वाले उपारिकों की नियुक्ति सीधे राजा द्वारा की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। तथा बिहार में विषयपति व्यापारी या कारीगर निकायों से संबंध हुए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे, तो ये कथन गलत है। तो क्या पूछ रहा है? कथन सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम का कुमार देवी के साथ वैवाहिक गठबंधन मध्य गंगा घाटी में गुप्त प्रभाव को मजबूत करने में सहायक रहा, तो ये कथन बिल्कुल सही है। कुमार देवी जिस लिच्छवी वंश से थी वह उत्तरी बिहार के वैशाली क्षेत्र में शासन करता था, तो ये भी कारण भी सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो एक ही सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन 47 है कि चंद्रगुप्त प्रथम और राजकुमारी कुमार देवी के वैवाहिक गठबंधन की स्मृति में जारी किए गए चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी यानी राजा रानी प्रकार के स्वर्ण सिक्कों के पिछले भाग पर कौन सा लेख अंकित था? तो लेख के बारे में पूछ रहा है, तो लिच्छ वायाह था। क्या था? यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिच्छ वायाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 48। क्वेश्चन 48 है कि गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया हुआ है कि भुक्तियों का शासन उपरिक्त कहलाने वाले अधिकारियों द्वारा किया जाता था, तो बिल्कुल सही है। विषय भुक्ति के अधीनस्थ क्षेत्रीय इकाइयां थी, ये भी सही है। तीसरा है कि कुछ मामलों में आयुक्तों का उल्लेख विषयों के प्रशासकों के रूप में किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन 49 है कि पूर्वी भारत में गुप्त प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। पूछ रहा है कथन सही, कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि नागर श्रेष्ठी ने जिला प्रशासन में व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व किया, तो बिल्कुल सही कथन है। कहता प्रथम कुलीक किसान समूह का प्रतिनिधित्व करते थे, तो ये गलत है। कहता सार्थवाह का अर्थ कारवां व्यापारियों का मुखिया होता था, तो ये कथन सही है। 1 और 3 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 कहता गुप्त काल में
पुंडवर्धन भुक्ति के नाम से जाना जाने वाला प्रांत मुख्य रूप से किस क्षेत्र से मेल खाता था? तो ये मेल खाता है किससे? तो उत्तर बंगाल से, एंड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 51 है कि गुप्त काल के बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 3 कथन दिया हुआ है, पूछ रहा है कथन सही, कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि गुप्त प्रांतों के विभाजन में मगध भुक्ति का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है। प्रशासन की सबसे निचली इकाई ग्राम थी, ये भी सही है। ग्रामीण गांव के मुखिया के रूप में कार्य करता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 52, गुप्त काल के दामोदरपुर त्रामपत्र अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि वे क्या करता था? तो पुंडवर्धन भुक्ति में उपारिकों की नियुक्ति का उल्लेख करते हैं, तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि गुप्त काल की कौन सी प्रशासनिक इकाई उत्तरी बिहार क्षेत्र के अनुरूप थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है अहिक्षेत्र, तिराभुक्ति, अवमुक्त या फिर देवव्रत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिराभुक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, कहता गुप्तोत्तर काल में मगध में परवर्ती गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्तोत्तर काल में जो मगध में परवर्ती गुप्त राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कृष्ण गुप्त के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि गुप्त काल के बाद के बिहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है कि कुमार गुप्त तृतीय ने प्रयाग तक अपने अधिकार का विस्तार किया और मौखरी शासक को पराजित किया, सही है। शशांक ने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी, ये भी बिल्कुल सही है। आदित्य सेन ने मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार पर अपना शासन स्थापित किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है कि कन्नौज के यशोवर्मन ने लगभग 725 ईस्वी में आदित्य सेन को हराया था, तो ये कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, हून शासक मिहिर कुल ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के बाद किस गुप्त शासक को पराजित किया? तो ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, नरसिम्ह गुप्ता बलादित्य या फिर बुद्धगुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हगुप्त बलादित्य को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 57 है कि फैयान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि फो कु ची एक यात्रा वृत्तांत है जिसे चीनी बौद्ध भिक्षु फैयान ने लिखा है, जिसमें उन्होंने 399 से 414 ईस्वी के दौरान भारत और श्रीलंका में अपनी यात्राओं का वर्णन किया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान फैयान ने भारत की यात्रा की थी, तो ये कथन गलत है। तो सही पूछ रहा है तो केवल ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 58, किस पाल शासक ने कन्नौज पर कब्जा किया और पंजाब तथा पूर्वी राजस्थान के सामंती शासकों की उपस्थिति में एक भव्य दरबार आयोजित किया? तो ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर महिपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, धर्मपाल। क्वेश्चन 59 है कि धर्मपाल को मुंगेर के निकट किस शासक ने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागभट्ट द्वितीय ने किया था पराजित। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किस पाल शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया और उसके रख रखाव के लिए 200 गांव दान में दिए? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल, एंड ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, अरब व्यापारी सुलेमान ने पाल साम्राज्य को किस नाम से संबोधित किया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है गौर, रोहमा, बैरेंद्र या फिर कामरूप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, दक्षिण पूर्व एशिया के किस राजवंश ने नालंदा में एक मठ के रखरखाव के लिए देवपाल से गांव देने का अनुरोध किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैलेंद्र राजवंश। क्वेश्चन नंबर 63 है कि देवपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं यानी गलत कथन। तो पहला है कि उसने प्रयाग ज्योतिषपुर पर पाल अधिकार का विस्तार किया, सही है। उसने उड़ीसा के कुछ हिस्सों को पाल प्रभाव के अधीन कर लिया था, ये भी बिल्कुल सही है। उसने दक्षिण पूर्व एशियाई बौद्ध शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, तो ये भी कथन जो बिल्कुल सही है। उसने ध्रुव को पराजित किया और राष्ट्रकूट साम्राज्य को पाल साम्राज्य में मिला लिया, ये कथन गलत है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन
सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। क्वेश्चन 64 है कि शीलभद्र, धर्मकीर्ति, आर्यदेव और चंद्रकीर्ति किस प्राचीन विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन है विक्रमशिला, उदंतपुरी, नालंदा या फिर तक्षशिला। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नालंदा। लास्ट में ऑप्शन था तक्षशिला। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 65। किस राजवंश के शासन काल में बौद्ध विद्वान शांत रक्षित और दीपांकर यानी अतीश को तिब्बत आमंत्रित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन दिया हुआ है मौर्य वंश, पाल राजवंश, कण्व वंश या फिर गुप्त वंश। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाल राजवंश। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 कि किस प्रतिहार शासक ने मगध और उत्तरी बंगाल पर अपना अधिकार बढ़ाया? तो ये बढ़ाया था महेंद्रपाल प्रथम ने, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। नंबर 67, पूर्व की ओर विस्तार करने के प्रयास में किस प्रतिहार शासक को पाल शासक देवपाल ने पराजित किया था? तो ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम या फिर महिपाल। तो राइट आंसर मिहिर भोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, कारण और कथन दिया हुआ है। कथन दिया हुआ है कि प्रतिहारों के साथ संघर्ष की अधिकांश अवधि के दौरान बिहार पालों के नियंत्रण में क्या रहा? तो नियंत्रण में रहा। ठीक है, दूसरा कथन है कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पालों और प्रतिहारों के बीच विवाद के प्रमुख क्षेत्र थे। तो दोनों बिल्कुल सही है, तो यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि पाल काल में बिहार में प्रचलित प्रशासनिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन चुनने के लिए कह रहा है। तो पहला कथन है कि विषयपति विषय पर अपना अधिकार रखता था और राजस्व संग्रह तथा कानून व्यवस्था की देखरेख करता था। तो बिल्कुल सही है। उपरिक्त सीधे प्रशासित क्षेत्रों में प्रांतीय गवर्नर के रूप में कार्य करता था, ये भी सही है। ग्राम प्रधान और ग्राम लेखाकार के पद समानता वंशानुगत होते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। डी नंबर है प्रशासनिक पदानुक्रम में भुक्ति से ठीक ऊपर पटाला सर्वोच्च प्रांतीय विभाजन था, ये कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। उदंतपुरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और पूछ रहा कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि उदंतपुरी बिहार में आधुनिक बिहार शरीफ से जुड़ा एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षण केंद्र था, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है इसकी स्थापना पाल राजा देवपाल ने की थी, तो ये कथन गलत है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। ठीक है, तो केवल हो जाएगा केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। मिथिला में कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नान्यदेव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 कि बिहार में कर्नाट राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कथन सही पूछ रहा है ढूंढने के लिए। तो पहला कथन है कि नानदेव ने सिमरावगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, बिल्कुल सही है। कर्नाट शासकों के शासन काल को मिथिला का स्वर्ण क्या कहा जाता है? मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि नरसिंह देव ने तिरहुत और दरभंगा क्षेत्रों पर अपना अधिकार बढ़ाया, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 कि कर्नाट वंश का कौन सा शासक एक प्रमुख समाज सुधारक के रूप में सक्रिय था और जिसका संबंध पंजी प्रबंध के विकास से है? तो ऑप्शन दिया हुआ है नानदेव, नरसिंह देव, हरि सिंह देव या फिर शिव सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरि सिंह देव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 कि गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तुर्की आक्रमण का प्रतिरोध करने में असमर्थ होने पर कौन सा कर्नाटक शासक नेपाल तराई की ओर भाग गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरि सिंह देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है कि राजा शिव सिंह के दरबार से जुड़े किस मैथिली कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 76 है कि विद्यापति की कौन सी रचना वर्तमान में नेपाल के शाही पुस्तकालय में संरक्षित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति लता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77।
विद्यापति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है कि उन्होंने संस्कृत में लेखनावली की रचना की, ये बिल्कुल सही है। पुरुष परीक्षा नैतिक कथाओं से संबंधित है, ये भी सही है। शैव सर्वस्व सार की रचना महारानी विश्वास देवी की देखरेख में हुई थी, तो ये कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है कि सेन राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि सामंत सेन ने सेन राजवंश की स्थापना की, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि विजय सेना ने कर्नाट शासक नानदेव को पराजित किया, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन है कि लक्ष्मण सेन ने कर्नाट वंश के शासक नानदेव को पराजित किया, तो ये कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन 79 है, अभिकथन है और कारण दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला है कि पूर्वी भारत में हुए संघर्षों के दौरान कर्नाट शासक नरसिंह देव ने तुर्कों के साथ सहयोग किया था, ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा इसका कारण दिया हुआ है कि नरसिंह देव बंगाल के सेन शासकों के साथ निरंतर संघर्ष में लगे रहे, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो एक ही सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमणों और बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करना था, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि गौरी के आक्रमणों के समय बिहार राजनीतिक दृष्टि से एकजुट था, तो ये कथन गलत है। तीसरा कथन है कि इस दौरान कर्नाटक राजवंश का उत्तरी बिहार पर शासन था, तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा, कथन सही पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। नालंदा से जुड़े पारंपरिक वृत्तांतों के अनुसार बख्तियार खिलजी की गंभीर बीमारी के दौरान इस शर्त के बावजूद कि उसे कोई दवा नहीं दी जाएगी, उसका इलाज किसने किया था? तो उसका इलाज किया था आचार्य राहुल श्रीभद्र ने, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य राहुल श्रीभद्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 कि बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार और बंगाल पर विजय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि बख्तियार खिलजी ने शुरू में बनारस से आगे के क्षेत्रों से काम किया। दूसरा कथन है, ये कथन जो बिल्कुल सही था, बंगाल पर आक्रमण करने से पहले उसने बिहार पर बार बार हमले किए, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि इन हमलों के दौरान नालंदा और विक्रमशिला जैसे बौद्ध मठों पर हमला किया गया, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। पूछ रहा है कथन सही कौन है, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 83। पूर्वी भारत में तुर्कों के आगे बढ़ने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं, देखते हैं कौन सा कथन इसमें से पूछ रहा है सही है। तो पहला कथन है कि चंदावार का युद्ध मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच लड़ा गया था, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि चंदावार के बाद तुर्की नियंत्रण का दायरा बिहार की सीमाओं तक फैल गया, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है कि जयचंद्र की हार के बाद बनारस को भारी तबाही का सामना करना पड़ा, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। बंगाल के किस शासक ने पहले गढ़वाल शासक जयचंद्र को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजय सेन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85 कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा किस वर्ष में लूटा और नष्ट किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1198 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है कि बख्तियार खिलजी द्वारा लखनौती पर कब्जा करने के बाद लक्ष्मण सेन दक्षिण बंगाल में किस स्थान पर चले गए? तो ऑप्शन है नादिया, सोनारगांव, गौर या फिर त्रामलिप्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नादिया गांव। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि दरभंगा जिले के भीत भगवानपुर में प्राप्त मालदेव का अभिलेख बिहार के किस राजवंश के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है? तो ये किस राजवंश के बारे में बताता है? तो कर्नाट राजवंश के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88।
बख्तियार खिलजी के समय किस कर्नाट शासक ने तुर्कों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग की नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन है नानदेव, हरि सिंह देव, नरसिम्ह देव या फिर गंगदेव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्ह देव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है कि इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया हुआ, पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन जो दिया हुआ है कि सन 1211 ईस्वी में गयासुद्दीन ने बंगाल में अपना स्वतंत्र अधिकार स्थापित किया और बिहार के तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना शुरू कर दिया। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि बंगाल के शासक हिसामुद्दीन को पराजित करने के बाद इल्तुतमिश ने बिहार और बंगाल को दो अलग अलग प्रांतों में संगठित किया। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है कि मलिक जानी को किस दिल्ली सुल्तान द्वारा बिहार का प्रशासक नियुक्त किया गया था? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। अभिकथन और कारण दिया हुआ है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभिकथन में कि बिहार के तिरहुत क्षेत्र में तुगलक काल के सिक्के मिले हैं। तो ये जो कथन है, ये कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि बिहार में तुगलक सत्ता की स्थापना और प्रशासन से संबंधित जानकारी हजरत सैफुद्दीन याहिया मनेरी से जुड़ी रचनाओं जैसे मलफूजात और मनाकिब उल असफिया से प्राप्त होती है। तो ये भी कारण सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ये जो कारण इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 कि निम्नलिखित में से किसने दरभंगा में एक किला और एक जमा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 कि कहा जाता है कि तुगलकों द्वारा पराजित होने के बाद हरि सिंह देव ने किसकी सहायता से नेपाल क्षेत्र में शरण ली थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है गंगादेव, विद्यापति, जयदेव या फिर उमापति धर। तो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 कि लोधी काल के दौरान बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो पहला कथन है कि सिकंदर लोधी ने हुसैन शाह सरकी के विद्रोह को दबाने के बाद बिहार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि सिकंदर लोधी ने तिरहुत से खिराज वसूलने के लिए मुबारक खान को नियुक्त किया। यह भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि सन 1504 ईस्वी में बंगाल के अलाउद्दीन ने सारण और तिरहुत पर सिकंदर लोधी के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। तो ये कथन गलत है। तो क्या पूछ रहा है सही कथन? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। किस लोधी शासक के शासन काल में बिहार के सूबेदार दारिया खान नुहानी ने विद्रोह किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोधी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोहम्मद शाह नुहानी, जिन्होंने बाद में बिहार को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया था, किस नाम से अधिक जाने जाते थे? इसका नाम था बहार खान, एंड ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। सन 1504 में दिल्ली और बंगाल के बीच हुए समझौते के बाद किस क्षेत्र के शासक ने सिकंदर लोधी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है अंग और मगध, चंपारण और गया, सारण और तिरहुत या फिर मिथिला और वैशाली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारण और तिरहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 कि इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठने के समय बंगाल और बिहार का राजा स्वयं को किसने घोषित किया था? तो ये घोषित किया था अली मर्दन खान ने। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अली मर्दन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100
अभी कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला कथन है कि 13वीं शताब्दी के अधिकांश भाग में बंगाल और बिहार दिल्ली के नियंत्रण से बाहर रहे। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि बलबन की मृत्यु के बाद बुगरा खान ने दिल्ली के सिंहासन के लिए संघर्ष करने के बजाय बंगाल में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। तो कारण भी बिल्कुल सही है और इसका सही व्याख्या भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर जो एक ही सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। तुगलक काल के दौरान बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछ रहा है कथन गलत कौन सा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला कथन जो इसमें दिया हुआ है कि सुल्तान शमसुद्दीन इलियास खान ने अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिम की ओर तिरहुत से लेकर चंपारण और गोरखपुर तक किया। ये कथन सही है। दूसरा है कि फिरोज तुगलक और इलियास खान के बीच हुई एक संधि ने बिहार की गंडक नदी को दोनों राज्यों के बीच की सीमा निर्धारित किया। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि संधि के बाद इलियास खान ने दिल्ली सल्तनत के अधीन बंगाल की अधीनस्थ स्थिति को स्वीकार कर लिया। ये कथन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कौन सा जो कथन है गलत। तो गलत हो जाएगा केवल 3। क्वेश्चन नंबर 102। कहता ओइन वारों के अधीन मिथिला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि विद्यापति की कीर्ति लता को ओइन वार वंश के कालानुक्रमिक इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। बिल्कुल सही है। कहता ओइन वार वंश की राजधानी वर्तमान मधुबनी जिले के सुगौना में स्थित थी। ये भी सही है। तीसरा है कि स्वतंत्र हिंदू राज्य के विनाश के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने कामेश्वर को मिथिला के सिंहासन पर बिठाया। ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 कि मिथिला पर अपने शासनकाल के दौरान किस शासक ने तुगलकपुर यानी तिरहुत में एक टकसाल स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक ने, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104 कि बिहार में शमसुद्दीन इलियास शाह की गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि उन्होंने तिरहुत में अपने अभियान के दौरान हाजीपुर शहर की स्थापना की। बिल्कुल सही है। उसने बूढ़ी गंडक को सीमा रेखा मानकर या बनाकर तिरहुत राज्य को विभाजित कर दिया। ये भी सही है। चंपारण और गोरखपुर के राजाओं ने अपनी वफादारी उसके प्रति प्रदर्शित की। ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। अभी कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन है कि इलियास शाह के विरुद्ध अपने अभियान के बाद फिरोज तुगलक ने भोगेश्वर के अधीन तिरहुत को पुनः स्थापित किया। ये बिल्कुल सही कथन है। कारण क्या है कि फिरोज तुगलक ने सरयू और कोसी नदियों के बीच के क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था की और तिरहुत में काजी नियुक्त किया। ये भी इसका सही व्याख्या भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो एक ही सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। मिथिला के ओइनवार वंश का प्रथम शासक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा कामेश्वर ठाकुर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 107। कन्नौज के जयचंद्र का उल्लेख करने वाले बोध गया बौद्ध शिला अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछ रहा कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है कि यह शिलालेख बोध गया की एक रेलिंग के खंभे के एक हिस्से पर उत्कीर्ण है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें गढ़वाल शासक जयचंद्र का उल्लेख है और जयपुरा में एक गुफा के निर्माण का संदर्भ दिया गया। तो ये भी कथन सही है। तीसरा है इस शिलालेख में बिच्छू श्री मित्र को कन्नौज के जयचंद्र का गुरु बताया गया। तो ये भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 कि गोविंद चंद्र के मनेर त्रामपत्र अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं और पूछ रहा है कि कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है यह अभिलेख अर्ध मगधी में लिखा है। तो ये कथन गलत है। यह गोविंद चंद्र को मदन पाल का पुत्र और गढ़वाल वंश के चंद्रदेव का पौत्र बताता है। तो बिल्कुल सही कथन है। तीसरा है कि इस अभिलेख में तुरुष्क दंड का उल्लेख है
एक विशेष कर जो तुर्की आक्रमणों से रक्षा के लिए लगाया जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है कि भागलपुर के निकट मंदार पहाड़ी पर प्राप्त किस अभिलेख में शासक उग्र भैरव को परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि से संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदार पर्वत शिला अभिलेख। क्या हो जाएगा? मंदार पर्वत शिला अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 110 है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार शरीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 कि बिहार में शेरशाह सूरी के राजनीतिक जीवन के प्रारंभिक चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पूछ रहा कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है हसन खान को जमाल खान से सासाराम, ख्वासपुर और टांडा की जागीरें प्राप्त हुई, बिल्कुल सही है। फरीद खान ने जैनपुर में अरबी और फारसी में दक्षता प्राप्त की थी, यह भी सही है। हसन खान की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी ने जागीर सीधे शेर खान को लौटा दी, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 112। शेरशाह सूरी के अधीन कौन सा प्रशासनिक अधिकारी सैन्य व्यवस्था के प्रमुख के रूप में कार्य करता था तथा सेना की भर्ती और अनुशासन की देखरेख करता था? तो ऑप्शन है दीवाने रसालत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंशा या फिर दीवाने कजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीवाने अर्ज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 113। शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है उसको ढूंढना है। तो पहला कथन है शेरशाह ने साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया, बिल्कुल सही है। 1541 के बंगाल विद्रोह के बाद बंगाल को 19 सरकारों में पुनर्गठित किया गया, ये भी सही है। तीसरा है कि प्रत्येक सरकार का प्रशासन संयुक्त रूप से एक सिकदार ए सिकदारन और एक मुंसिफ ए मुंसिफान द्वारा किया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। शेरशाह के राजस्व प्रशासन के अंतर्गत किसानों को जारी किया जाने वाला वह दस्तावेज जिसमें भूमि का विवरण और राजस्व की मांग निर्दिष्ट होती थी, किस नाम से जाना जाता था? तो इसे किस नाम से जाना जाता? इसे कबूलियत के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 115 कि शेरशाह की न्यायिक एवं गुप्तचर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है उसको ढूंढना है। तो पहला कथन है शेरशाह हर बुधवार शाम को न्यायिक कार्रवाई की स्वयं अध्यक्षता करते थे, सही कथन है। आपराधिक मामलों की सुनवाई काजी करते थे जबकि राजस्व विवादों का निपटारा मुंसिफ करते थे, ये भी बिल्कुल सही कथन है। तीसरा है कि खुफिया और डाक संचार विभाग दरोगा एक डाक चौकी के अधीन कार्य करता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 कि वह मकबरा जिसे शेरशाह सूरी की सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य उपलब्धि माना जाता है कहाँ स्थित है? तो यह है सासाराम में स्थित। कहाँ स्थित है? सासाराम में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि शेरशाह सूरी ने किस वर्ष पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया? कब किया था? तो 1541 में, एंड ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1541। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूछ रहा कौन से कथन सही है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला कथन है कि बिहार में आगे बढ़ने से पहले हुमायूं ने बंगाल में गौड़ किले पर कब्जा कर लिया, ये कथन बिल्कुल सही है। तो किस किस में दिया हुआ है? तो ए में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, बाकी 2 और डी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। गौड़ में हुमायूं के लंबे प्रवास के दौरान शेरशाह ने जैनपुर, बनारस और कन्नौज पर अपने अधिकार का विस्तार किया, ये भी सही है। तीसरा है कि चौसा में हार के बाद हुमायूं ने 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह को निर्णायक रूप से पराजित किया, ये गलत कथन है, ठीक है। तो 1 और 2 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2, ये 3 नंबर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119।
क्वेश्चन दिया हुआ है कि शेरशाह सूरी से जुड़े निम्नलिखित युद्धों का उनके संबंधित वर्षों से मिलान कीजिए। एक तरफ लड़ाई है, अभियान है, दूसरी तरफ वर्ष है। तो चलिए मिलान करते हैं। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, कन्नौज का हुआ था 1540 में, रायसेन का युद्ध हुआ था 1543 में और रोहतास का 1541 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 120 कि बिहार में मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसको ढूंढना है। तो पहला कथन है कि महेश ठाकुर ने अकबर के एक फरमान के माध्यम से तिरहुत के चौधरी और कानून नागो का पद प्राप्त किया। बिल्कुल सही है। अकबर के शासनकाल में चेरों सरदारों को पूरी तरह से अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन। फिर से आ गया मैच करने के लिए क्वेश्चन नंबर 121 कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ बिहार की सरदारी, दूसरी तरफ है संबंध सरकार। चलिए मैच करते हैं। तो हो जाएगा खड़गपुर, मुंगेर, चंपारण का कहाँ हो जाएगा? चंपारण हो जाएगा चंपारण, कल्याणपुर यानी हथुआराज, ये हो जाएगा कहाँ पे? ये हो जाएगा सारण, और उज्जैनिया का शाहाबाद और रोहतास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 1, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122 कि 1575 से 76 के दौरान अफगानों से हाजीपुर का किला वापिस हासिल करने में बिहार के किस सरदार ने मुगलों की सहायता की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा उदय करण ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से बिहार के किस सरदार को 1637 ईस्वी में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद पटना में फांसी दे दी गई थी? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा प्रताप उज्जैनिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा प्रताप उज्जैनिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, फिर से है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है बिहार से संबंधित घटनाक्रम, दूसरी तरफ है संबंधित व्यक्ति। तो चलिए इसको मैच करते हैं। चतरा किले पर कब्जा रघुजी भोसले ने किया था, बिल्कुल सही है। मुहिब अलीपुर के निकट युद्ध, ये युद्ध हुआ था मुस्तफा खान। ठीक है, 1745 में पटना पर आक्रमण किसने किया? तो ये किया था हिदायत अली खान ने, और शुजा खान के अधीन बिहार की सूबेदारी अलवर्दी खान को मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है मैच द फ्लोइंग। एक तरफ है बिहार के शासक, दूसरी तरफ विशिष्ट विशेषता। तो चलिए इसको भी मैच करते हैं। तो महेश ठाकुर दरभंगा राज के संस्थापक। कोहरा का राजा, तो कोहरा का जो राजा था बेटे हरि सिंह को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा। राजा पूरनमाई, तो राजा पूरनमाई पेशकश में हीरो को शामिल किया, और सेऔर का प्रमुख हो जाएगा 20 हाथी और 30,000 रुपए पेशकश के रूप में भेंट किए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 126। क्वेश्चन नंबर 126 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सियार उल मुतअख्खरीन के ऐतिहासिक महत्व का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कौन सा करता है? देखिए इसमें जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। यह मुगल सत्ता के कमजोर पड़ने के दौर में बिहार, बंगाल और उड़ीसा का एक समकालीन विवरण प्रस्तुत करता है। ये ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 127 कि बिहार में मुगल विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं, पूछ रहा कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है कि बाबर ने अप्रैल 1529 में बक्सर में अफगान सरदारों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया। बिल्कुल सही कथन है। बक्सर में अधीनता स्वीकार किए जाने के बाद बाबर ने मुर्शिद इराकी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। ये कथन गलत है। ठीक है, तीसरा कथन दिया हुआ है बाबर ने 27 अप्रैल 1529 को मनेर के सरदारों को हराया। ये बिल्कुल सही कथन है। तो 1 और 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में 1 और 3 जो कि सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 128 बिहार पर अकबर के अधिकार को सुदृढ़ करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या पूछ रहा है, कौन से कथन सही है? तो दाऊद खान की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलने के बाद मुनीम खान पटना की ओर आगे बढ़े। बिल्कुल सही कथन है। अकबर ने स्वयं पटना की ओर कूच किया और हाजीपुर के किले पर कब्जा कर लिया। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फ्रेंड क्वेश्चन ऑप्शन कि फतेह खान बरहा उन अफगान नेताओं में से एक था जो हाजीपुर अभियान के दौरान पराजित हुए थे। ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129 सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ है ऐतिहासिक कीर्ति, दूसरी तरफ है लेखक। तो चलिए मैच करवाते हैं। पहला है सियार उल मुक्त अखरीन, ठीक है, तो ये हो जाएगा गुलाम हुसैन तबाई यानी ए का 2। तारीख बंगला, तो ये हो जाएगा सलीम मुल्ला। रियाज उस सलातीन, ये किसकी पुस्तक है, तो ये हो जाएगा गुलाम हुसैन सलीम। और महाराष्ट्र पुराण गंगाराम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 1 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130। इसमें भी कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ है युद्ध या घटना, दूसरी तरफ है साल। चौसा का युद्ध कब हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। अकबर का हाजीपुर अभियान, ये हुआ था 1574 में। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। और शाहजादा अजीम बिहार के सूबेदार नियुक्त हुए 1702 में। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 131। बिहार में राजा मान सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कथन कि राजा मान सिंह ने गिद्धौर के शासक राजा पूरनमल को हराया, बिल्कुल सही कथन है। उन्होंने 1574 में मिथिला के शासक राजा रमेश को हराया, ये कथन गलत है, ठीक है। रोहतासगढ़ बिहार में उनके प्रमुख केंद्रों में से एक था, ये कथन बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132। क्वेश्चन नंबर 132 है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ बिहार का सूबेदार या नाजिम, दूसरी तरफ है संबंधित विवरण। तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो राजा मान सिंह रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। राजकुमार अजीम उस शान, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया गया। अलवर्दी खान बिहार के प्रथम नायब नाजिम। और शहजादा परवेज 1621 में बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 1 3 4 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133 कि बिहार में मुगल काल का कौन सा कर व्यापारियों से घोड़ों और माल जैसी आयातित वस्तुओं पर वसूला जाता था। ऑप्शन है जकात, खुम्स, चुंगी या फिर जजिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंगी कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बिहार में करानी शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं कौन से कथन सही है, ये भी पूछ रहा है। तो पहला कथन है कि 1555 से 56 में मुगल सत्ता की पुनः स्थापना के बाद भी बिहार के अधिकांश हिस्से अफगानों के नियंत्रण में रहे, बिल्कुल सही है। ताज खान करानी ने बिहार में एक स्वतंत्र अफगान साम्राज्य की स्थापना की, ये भी कथन बिल्कुल सही है। सुलेमान करानी ने अपने शासनकाल के दौरान उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक अपने अधिकार का विस्तार किया, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 और 3 तीनों कथन जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। बिहार के किस शासक ने अफगान सत्ता के अधीन रहते हुए स्वतंत्र प्रशासनिक नीति जारी रखी और साथ ही अकबर के प्रति औपचारिक निष्ठा भी बनाए रखी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा मुनीम खान, इन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 136 कि अकबर के शासनकाल में बिहार में मुगल विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा कौन से कथन सही है। पहला कथन है कि अकबर ने अफगान प्रतिरोध को दबाने के लिए स्वयं पटना की ओर कूच किया, बिल्कुल सही है। फतेह खान ने बरहा सहित अफगान सरदारों की हार के बाद हाजीपुर के किले पर कब्जा कर लिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। हाजीपुर पर कब्जे के तुरंत बाद मुनीम खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया, ये कथन भी बिल्कुल सही है। यानी तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 137 कि किस मुगल सेनापति ने 1587 और 1594 के बीच गिद्धौर, खड़गपुर और भोजपुर के स्थानीय सरदारों को हराकर बिहार में मुगल सत्ता को सुदृढ़ किया था। किसने किया, तो राजा मान सिंह, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 138 सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ है मुगल सम्राट, दूसरी तरफ बिहार से संबंधित नियुक्तियां या फिर विकास।
चलिए मैच करवाते हैं। तो जहांगीर हो जाएगा। शहजादा परवेज को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। अकबर अकबर ने क्या किया, तो बिहार में मुगल सत्ता को मजबूत करने के लिए राजा मान सिंह को भेजा गया। औरंगजेब राजकुमार अजीम उस शान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और फर्रुखसिंह पटना में औपचारिक राजाभिषेक किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। मध्यकाल के दौरान बिहार में सूफीवाद के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछ रहा कौन से कथन सही है। पहला कथन है कि उत्तरी बिहार सत्तारी सिलसिला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा, बिल्कुल सही है। दक्षिण बिहार में सुहरावादी और फिरदौसी सिलसिले का प्रभाव देखने को मिला, यह भी सही है। कि बिहार शरीफ मखदूम आहिया मनेरी की गतिविधियों से जुड़ गया, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 कि मखदूम आहिया मनेरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही है उसको ढूंढना है। तो पहला कथन है कि मनेर स्थित उनकी समाधि बड़ी दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है, ये कथन बिल्कुल सही है। उनके मकबरे पर सिकंदर लोदी और बाबर दोनों ही गए थे, ये भी सही है। वह कथा सुहरवादी परंपरा से जुड़े थे, सुहरवादी परंपरा से जुड़े हुए थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 कि मध्यकालीन बिहार में सूफी केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन उपयुक्त में से सही है उसको भी ढूंढना है। तो पहला कथन है कि हाजीपुर के पास टैंकोल अब्दुल फतह हिदायतुल्लाह सरमस से जुड़े एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा, बिल्कुल सही है। वैशाली के निकट बनिया वशार सतारी संप्रदाय की गतिविधियों से जुड़ गया, ये भी सही है। राजगीर मीर सैयद जीब और पीर सैयद इमाम उद्दीन से जुड़े एक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 142 कि निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन पटना के निकट स्थित कच्ची दरगाह से संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाह कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, शाह कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143। क्वेश्चन नंबर 143 कि निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में से किसे मध्यकालीन बिहार में सबसे लोकप्रिय बताया गया। तो ऑप्शन है चिश्ती, कादरी, फिरदौसी या फिर नक्शबंदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में शेख फतेह और शेख बुरहान का आगमन किस शासन या फिर किस शासक के शासनकाल से जुड़ा है। तो ये हो जाएगा इब्राहिम लोदी के शासनकाल से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कादरी संप्रदाय से जुड़े निम्नलिखित सूफी संतों में से किसे बिहार के वर्तमान औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा में दफनाया गया। तो किसे दफनाया गया है, तो ये दफनाया गया शाह काले को, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाह काले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 146 कि अहमद चिरामपोश। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 अहमद चिरामपोश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उनका मजार बिहार शरीफ के पास अंबई में स्थित है, बिल्कुल सही है। वह भागलपुर के शेख अलाउद्दीन चिरमपोश के शिष्य थे, ये भी सही है। वह नक्शबंदी परंपरा से संबंधित थे, ये कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 147 कि अलवर्दी खान और बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं और देखते हैं कौन सा कथन इसमें से सही है। तो पहला कथन दिया हुआ है अलवर्दी खान बिहार के लिए नियुक्त होने वाले पहले नायब नाजिम बने, बिल्कुल सही है। 1740 में सरफराज खान को हराने के बाद उसने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में मराठा सेनाओं ने उनके कार्यकाल के दौरान बिहार पर आक्रमण किया, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148 18वीं शताब्दी में स्वायत्त बंगाल के
उदय और बिहार पर इसके प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। पहला कथन है कि औरंगजेब के बाद मुगल केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ने से बंगाल में प्रांतीय स्वायत्तता को अधिक बढ़ावा मिला। बिल्कुल सही है। मुर्शिद कुली खान ने दीवान और नाजिम के पदों को मिलाकर प्रांत में प्रशासनिक सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। यह भी सही है। तीसरा कथन है कि बंगाल में मुगल मनसबदारों की जागीरें उड़ीसा में स्थानांतरित कर दी गई ताकि बंगाल की अधिक उपजाऊ भूमि को खालिशा प्रशासन के अधीन लाया जा सके। ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 149। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल और बिहार की बदलती राजनीतिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं और पूछ रहा है कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है प्रांतीय प्रशासन अधिकाधिक नाजिमों, जमींदारों और बैंकिंग घरानों के बीच के गठबंधन पर निर्भर होता गया। बिल्कुल सही है। मुर्शिद कुली खान की नीतियों के तहत राजशाही, नादिया और बर्दवान जैसी बड़ी जिम्मेदारियों का काफी विस्तार हुआ। ये भी कथन सही है। 1739 में जगत सेठों और जमींदारों के समर्थन से सैन्य कमांडर अलवर्दी खान ने सरफराज खान की जगह बंगाल के नाजिम का पद संभाला। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 तीनों सही है। और देखते हैं बिहार इतिहास का यानी बिहार हिस्ट्री का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 150। 18वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो पहला कथन है कि फारूकसिया ने 1713 में मीर जुल्मा को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। बिल्कुल सही है। बिहार के बंगाल के प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण में आने से पहले फरक उद्दौला बिहार के अंतिम मुगल नियुक्त सूबेदारों में से एक थे। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। तो ये जो था विजेता बैच का बिहार स्पेशल, ठीक है, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल हिस्ट्री का, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ इसका पार्ट 1 जो है डिस्कस हो चुका था। पार्ट 1 का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप उससे आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग बिहार के ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे या फिर बिहार के मॉडर्न इतिहास को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।